नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में किस बात का विलंब हो रहा है, लेकिन इसका फायदा रिया चक्रवर्ती उठा रही है। आज बाकायदा उसने एक चिट्ठी लिखकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की और साथ ही साथ शोक में डूबे सुशांत के परिवार पर कीचड़ भी उछाला। रिया चक्रवर्ती के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कैपिटल टीवी के मुख्य संपादक डॉक्टर मनीष मौजूद हैं। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस चिट्ठी जिसका मैं जिक्र कर रही थी, इस चिट्ठी में ये भी लिखा है रिया चक्रवर्ती ने कि वो तो आदित्य ठाकरे को जानती भी नहीं और कभी उससे मिली भी नहीं। ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ गई रिया को? देखिए, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। काला क्या है कि रिया चक्रवर्ती ने ये जो पत्र जो लिखा है वो शिवसेना, महाराष्ट्र की सरकार और कुछ पॉलिटिशियंस के दबाव में लिखा है। इसके अलावा कोई दूसरा कारण मुझे नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सुशांत के परिवार की तरफ से न सीबीआई, न ईडी, न सुप्रीम कोर्ट में किसी ने अभी तक उद्धव ठाकरे का तो नाम लिया नहीं, आदित्य ठाकरे का नाम लिया नहीं, शिवसेना का नाम लिया नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया नहीं। फिर अचानक से ये आखिरी लाइन में इसे जोड़ने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो जो पॉलिटिकल मसला जो बन रहा है, जो खतरा शिवसेना के ऊपर मंडरा रहा है या घाड़ी सरकार में मंडरा रहा है, उसको क्लीन चिट देने के लिए उसने कहा कि भाई हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर सुशांत के वकील की तरफ से या सुशांत के परिवार की तरफ से ये सारे लोग, अगर किसी ने भी आदित्य ठाकरे को इस केस में जोड़ा होता, तब तो ये बात समझ में आती कि भाई आपने अपनी तरफ से क्लैरिफाई कर दिया कि हम उसको जानते तक नहीं हैं, कभी हमारी उससे बात नहीं हुई है, कभी मिले भी नहीं हैं। और उसने लिखा कि डिनो मारिया उसको वो जानती है। अब इसका मतलब है कि बहुत सारी जो चीज़ें जो सोशल मीडिया में चल रही हैं वो उसमें कुछ सच्चाई है और उस सच्चाई को छुपाने का जो काम सारे लोग कर रहे हैं उसमें ये एक मोहरा बन गई है। अब इसका मतलब यही है, अदरवाइज उसकी सारी बातें जो अंदर उसने लिखी है नहीं लिखी है वो बात तो अलग है। इस चिट्ठी के अंदर उद्धव ठाकरे के बेटे का नाम ले लेने से ये मसला ऐसा लग रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित चिट्ठी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, उससे पहले ये क्लैरिफिकेशन दे रही है। इसके अलावा और कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है और इससे और भी जो शक लोगों का जो है पुख्ता हो रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, इस चिट्ठी में आज जो सबसे ज़्यादा कीचड़ उसने उछाला है रिया चक्रवर्ती ने, वो सुशांत की बहन प्रियंका पर उछाला है, जो कि सुशांत के साथ ही रह रही थी। अप्रैल 2019 की बात का वो जिक्र कर रही है कि शराब के नशे में गलत तरीके से छुआ था प्रियंका ने। ये किस तरह की घिनौनी आरोपों वाली बात है? देखिए, यही होता है कि जब आपके पास जो है वो कोई दलील नहीं बचती है, अगर आप इस तरह से जैसे वकील और सारे लोग जिस आप चारों तरफ से आप घिर जाते हैं, आपकी हर तरफ हद पीट रही है, आपके सारे साजिश जो है वो नाकाम होते चले जा रहे हैं, आप दिन ब दिन एक्सपोज होती चली जा रही, आप क्या करेंगे? आप गाली गलौज, इस तरह की घटिया बातचीत जो है आप करेंगे। इसको कहते हैं कि बैड अपोनेंट। जो आप लड़ते वक्त जो है कम से कम जो मर्यादा है उसको आप पालन नहीं करते हैं। अब उसने क्या आरोप लगाया और उसकी हकीकत क्या है? वो झूठ बोल रही है। ये सारी चीज़ें जो वो उसने जो घटना बताई है वो झूठ बता रही है। और झूठ किस तरह से बता रही है उसको मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल इस स्टोरी को बनाने के पीछे का कारण क्या है। दरअसल इस बात को लेकर के सुशांत और सुशांत की बहनों में झगड़ा हुआ था। ये बात सही है कि इसने ये बवाल मचाया था कि उसके साथ उसकी बहन ने, प्रियंका ने मोलेस्टेशन किया था, ग्रोपिंग किया था और जो वो कहानी बताई है। लेकिन इसमें एक पहले बैकग्राउंड में समझा दूं, उसके बाद फिर इस घटना में जो वो बता रही है उसमें क्या क्या त्रुटि है वो भी समझ में आना चाहिए। पहली बात यह है कि जब रिया चक्रवर्ती सुशांत की ज़िंदगी में आई, वो अपने घर छोड़ के सुशांत के साथ रहना चाह रही थी।
ठीक है, और उसको मालूम था कि उसकी बहन साथ में रहती है, तो पूरा कंट्रोल वो नहीं कर सकती। उसकी साजिश का ये पहला स्टेप ही यही था कि सुशांत को अकेला कर देना है, उसके परिवार वालों से उसको दूर लेकर के जाना है। इसलिए उसने वो कहानी गढ़ी उस दौरान। और ये तो अच्छी बात है कि इस मसले को लेकर के बहुत सारे चैट्स भी अवेलेबल हैं, बातचीत भी अवेलेबल है, और तो और सुशांत की एक चिट्ठी भी अवेलेबल है जिसमें उसने अपनी बहनों से माफ़ी मांगी कि मैं रिया चक्रवर्ती के बहकावे में आ गया। रिया चक्रवर्ती ने मुझे गलत बात बताई, गलत घटना का उदाहरण दिया, जिससे हम लोगों के बीच कन्फ्यूजन पैदा हुआ। उसको कहते हुए उसने माफ़ी भी मांगी है, इसका भी खुलासा होगा। लेकिन एक बात इसमें समझने की क्या है कि ये जो पूरी कहानी अभी बता रही है उसमें दो टेक्निकल मिस्टेक है। पहला मिस्टेक ये है कि इसने कहा कि वो पार्टी में साथ में गई, दोनों साथ में गए, प्रियंका दोनों साथ में जब वहां जाती है तो वहां ये शराब पी लेती है इतने ज़्यादा, और उसके बाद इतनी ज़्यादा वो शराब पी ली कि वहाँ पे जो लड़के थे या लड़कियाँ थे उसके ऊपर जो है बहुत ही अभद्र तरीके से उनके ऊपर गिर पड़ रही थी, ब्ला ब्ला जो है ना। ये सब लिखा है। और ये गुस्सा आया इसे कि इस तरह से क्यों वो बिहेव कर रही है, तो उसको लेकर के वो घर चली आती है। और जब वो घर लेकर के आती है तो सुशांत ये बता रही है कि इसकी शूटिंग थी मॉर्निंग में, इसलिए वो सुशांत के कमरे में चली गई, सुशांत के बेड पे सो रही थी ये, ठीक है। और अब वो कहती है कि वो तो सोने आ गई, लेकिन सुशांत और उसकी सिस्टर दोनों मिलकर के शराब पीते रहे। ये किसी भी बिहार के फैमिली में जिस तरह का फैमिली बैकग्राउंड है ये पॉसिबल नहीं है। ये माने आउट एंड आउट ये बिहार के सिस्टम को समझती नहीं है, फैमिली वैल्यूज़ को जानती नहीं है, और इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी झूठी कहानी है। एक उसके बाद ये कहती कि जब वो सोई हुई थी तो अचानक वो जगती है तो मालूम चलता है कि प्रियंका उसके बगल में आकर के सो गई और उसको गलत तरीके से छू रही थी, मोलेस्टेशन कर रही थी, जिसको लेकर के इसने बवाल मचाया। और बवाल मचाने के बाद वो घर छोड़ के चली गई, परिवार को इसने तोड़ दिया। अब जो परिवार का वर्जन है कि ये घटना कब और कैसे हुई, ये बातें हुई, सुशांत को रिया ने बताया कि उसके साथ इस तरह की घटना घटी है, लेकिन वो पार्टी के एक दिन पहले की रात की कहानी है। अब समझिए ये कितना शातिर, कितना चतुर, सो कह सकते हैं ना कि जो टीवी सीरियल में जिस तरह की वैम्प्स वगैरह होती है, जो कहानियां घटती रहती है ना, वो उस तरह का ये की कहानी है। मतलब ये, क्योंकि जो चिट्ठी जो परिवार की तरफ से बताया जा रहा ये एक दिन पहले की घटना है, और ये सब बवाल मचने के बाद ये पार्टी में गई है अगले दिन। रिया और प्रियंका दोनों गए हैं। जिस ये जो कहानी गढ़ रही है कि हम लोग एक पार्टी में गए जहां सारे लोग शराब वराब पिए और उसके बाद ये सब घटना घटी, ये घटना घर में इस बात को लेकर के बवाल एक दिन पहले मच चुका था। उसके बावजूद दोनों साथ साथ गए, बावजूद गए ही नहीं। प्रियंका, चूंकि मसला घर के अंदर माहौल खराब हो गया था, बहसबाजी हो चुकी थी इस मुद्दे को लेकर के, तो प्रियंका नहीं जाना चाह रही थी। तो प्रियंका के साथ इसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया, उसको तैयार करती है और उसको साथ में लेकर के वो पार्टी में जाती है। पार्टी के बाद वापस आती है, सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये कहानी एक तो झूठी है, और ये कहानी अभी इसलिए बताई जा रही है ताकि जो आप देखिए ये सारी जो बातें हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि जो लीगल टीम है, जो महेश भट्ट है, ये सारे लोग जो है ये बता रहे होंगे रिया चक्रवर्ती को कि पूरी दुनिया में दूसरे साइड की तो कहानी आ रही है, तुम्हारी कहानी नहीं आ रही, तो तुम अपनी तरफ से कुछ बोलो। तो इसके पास बोलने के लिए क्या है? अब जैसे समझाया ये गया होगा कि
उसने तो तुम्हारे पूरे परिवार को ही ब्लैक पेंट कर दिया कि इसके परिवार में सब लोग लालची हैं। फादर जो है उसको सब कुछ पता था, फिर भी अपनी बेटी को जो है सुशांत के घर रहने के लिए छोड़ दिया। लिव इन में बिना शादी किए हुए वो रह रही थी। वो इसलिए रह रही थी, बाप ने इसलिए अलाउ कर दिया था क्योंकि जो बेटा जो था उसका जो भाई है सौविक, वो सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर बन जाए, उसका करियर बनवा रही थी। तो ये जब इस तरह की बातें समझाई जा रही है तो रिया को समझाया यही क्या हुआ कि तुम भी कुछ ऐसा कीचड़ उछालो कि ताकि जिस तरह से तुम्हारे परिवार के ऊपर जो कालिक पूती गई है, सारा इमेज खत्म हो गया है, उस तरह से तुम उसके परिवार के ऊपर भी कालिक पोत दो। और ये जो समझाने की जो प्रक्रिया थी उसके तहत इस चिट्ठी को सार्वजनिक किया गया। और ये सार्वजनिक करने के बाद, लेकिन इसमें जो लूप होल जो है वो कहानी, क्योंकि है क्या कि वो तो शुरू से ही वो साजिश में जुटी हुई थी किस तरह से इसके परिवार को उससे दूर किया जाए, क्योंकि प्रियंका और उसका पति तो सुशांत के साथ ही रहता था। और इसलिए और सारी बातें देखिए, ये तो बेसिकली आउट एंड आउट ये झूठ है। जो ये कहानी वो गढ़ रही है वो झूठ है, क्योंकि उसने ये कहानी जो बताई कि भाई हम उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ है, ये उस प्लान का हिस्सा था कि इस तरह के, चूंकि परिवार को तोड़ना है तो इस तरीके का इल्जाम लगाना बहुत ज़रूरी था कि जिससे पूरा सब कुछ बिखर जाए। और सुशांत की गलती यही हुई कि उसने इसकी बातों को मान लिया, सच मान के उसने सारी चीज़ें वो कर डाली जो रिया चक्रवर्ती चाहती थी। और उसी दौरान उसने वो बात, वो जो व्हाट्सएप चैट और ये सब जो निकल रहा है कि मेरी सिस्टर जो है वो ठीक नहीं है, जिसका जो रिया चक्रवर्ती ने जो व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह जो भेजे थे कि अपनी बहन के बारे में ये किस तरह से ये बोलता था, उस समय कहानी इसने नहीं बताई। और ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यही है कि ये शुरू से ही, क्योंकि ये जब तक आप किसी से प्यार करते हो, बिना शादी किए हुए लिव इन में चले जाते हो, उसके घर में रहने लगते हो, आपको किसने हक दे दिया कि उसके सारे स्टाफ आप बदल दो, सारे नौकर बदल दो, कुक बदल दो, गार्ड्स बदल दो, उसके एटीएम को, उसके क्रेडिट कार्ड को आप इस्तेमाल करने लग जाओ? ये सारी चीजें तो हो रही है। हर आदमी सीए तक यहां तक बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो रिया चक्रवर्ती लेती थी। और इसको लगा सुशांत को कि मुझसे प्यार करती है, वो प्यार के झांसे में फंस गया। उसको लगा कि मेरी लाइफ पार्टनर है, वो फ्यूचर देख रहा होगा इसके साथ जीवन बिताने का, ये इस तरह का गलत आरोप क्यों लगाएगी, ये वो समझ नहीं सका। और इसलिए परिवार में वो जो फूट जिसको कह सकते हैं, जिसको ये पूरी कहानी है इसकी। मुझे भी लगता है कि अगर वो वाकया ना हुआ होता, सुशांत की बहन प्रियंका और उनके हस्बैंड वहीं रह रहे होते, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। देखिए ये एक सीख है हर नौजवान लड़के लड़कियों के लिए। परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। आप कितने भी किसी के साथ रिश्ते बना लें, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स, कोई दोस्त, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड, कोई लिव इन पार्टनर, कोई भी जो आपको परिवार से दूर लेके जाता हो, आपकी जो सिक्स्थ सेंस जो है वो बिल्कुल काम करना शुरू कर देना चाहिए कि इसके पीछे को अल्टीरियर मोटिव है। ये जो है वो प्यार नहीं है, प्यार के बहाने कुछ और उसके साथ हो रहा है। क्योंकि फैमिली, परिवार, वो अकेले लोग होते हैं जो आपके वेल विशर होते हैं। उनके ऊपर शक करना या उनके ऊपर जो कह सकते हैं ना कि उनसे रिश्ता तोड़ना, ये किसी भी समय ये अक्लमंदी का काम नहीं है। बिल्कुल, कम से कम इस वाक़े को देख सुनने के बाद तो सबको ये ज़रूर सीख लेनी चाहिए। अच्छा, इस चिट्ठी के अगले आरोप की बात करती हूँ। ईडी में जो अब तक जांच पड़ताल हुई है, अभी तक ईडी की तरफ से रिया को कोई क्लीन चिट नहीं दिया गया है, लेकिन रिया के वकील साहब की तरफ से जो चिट्ठी जारी की गई उसमें साफ लिखा है कि अभी तक कहीं पता नहीं चल पाया है कि सुशांत के पैसे रिया ने लिए, यानी कि वो खुद ही उसको क्लीन चिट देने में लग गए। बेसिकली ये तो अपने आप को बिल्कुल ही क्लीन चिट देने के लिए ही ये चिट्ठी लिखी गई है। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन समझना क्या है इसमें, समझना ये है कि अभी तो ईडी पूछताछ कर ही रही है, और जो अभी खबर आई है थोड़ी देर पहले कि कल फिर उसे बुलाया गया है, और वो जो बातचीत कर रही है, वो सारी जो बातचीत हो रही है ईडी के सामने, और जो उसके फादर बोल रहे हैं, जो उसके सीए बोल रहे हैं, जो मैनेजर बोल रही है, वो जो उसका भाई बोल रहा है, ये मैच नहीं कर रहे हैं। और ये लोग इतने शातिर हैं,
अरे 17 बार तुमने कंपनी के जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उसको क्यों आपने बदले? वेबसाइट का नाम आप बदल रहे हो, किससे छुपाने के लिए, किसके लिए? और तो और ये सारी चीज़ें जो हो रही है तो अभी तो तहकीकात चल ही रहा है। ये तो ठीक वैसा ही जो मुंबई पुलिस कर रही थी, जो शिवसेना के मंत्री कर रहे थे, कि उसकी कोई रिपोर्ट आई नहीं, कोई फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, कोई ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने इसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था अपने मन से। तो ये इनका हक है कि अपने आप को निर्दोष बताए, ये उनका हक है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं हो सकता। देश और दुनिया रिया चक्रवर्ती की इस चिट्ठी से कोई इत्तेफाक नहीं रख रहा है। ये बुरी तरीके से ये पूरा जो पीआर एक्टिविटी, ये जो बीच में आपने ये खबर चलाई थी, आपने खबरों में बताया था किस तरीके से रिया चक्रवर्ती जो है वो अलग अलग लोगों को, कुछ मीडिया वालों को बातचीत कर रही थी कि हमारे लिए कुछ पॉजिटिव स्टोरी किया जाए। कुछ लोगों ने किया भी, ये प्रिंट वाले लोग कर रहे थे, ये एनडीटीवी कर रहा है, ये बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जो चीज़ों को घालमेल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ये लेफ्ट लिबरल कमाल के लोग। तो ये सारी चीज़ें हो भी रही है। तो ये आपका ये जो एक्सरसाइज जो है ये बूमरैंग कर गया है, क्योंकि आपने एक गलती कर दी। गलती ये है कि देश और दुनिया भर में जितने भी सुशांत के फैन हैं, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को जानते हैं, जो इसके लिए न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनकी सारी सिंपैथी सुशांत के परिवार वालों के साथ है। आप जन भावना को अगर आप इस तरीके से बुलडोज करने की कोशिश करोगे एक चिट्ठी से, और कुछ अपने प्यादे जो अखबार और टेलीविज़न चैनल में जो चल रहे हैं उनसे, तो ये काम तो नहीं हो पाएगा। और इसीलिए ये जो क्लीन चिट खुद को देना कि भाई हम कभी आदित्य ठाकरे से हम कभी मिले नहीं, ये बताना कि भाई हम तो कुछ नहीं किए, मेरे साथ तो उल्टा सुशांत के साथ रहने पे मेरे साथ मोलेस्टेशन हो गया, फिर ये कहना कि भाई कोई अभी तक कोई प्रूफ ईडी को मिला ही नहीं है, ये क्या माने ये बता रहा है? ये बता रहा है कि ये संकेत दिया जा रहा है ईडी कल इनको गिरफ्तार कर लेगी, तब इनको समझ में आएगा कि भाई कि कितनी गलती हुई है, क्या नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो ईडी की तरफ से कोई रिपोर्ट आई नहीं है। और ये खबर जरूर आ रही है कि ये जो बोल रही है अंदर, वो उसमें बहुत सारी झूठ बातें हैं। और साथ ही साथ इसी चिट्ठी में फिर से पटना पुलिस के पास जो एफआईआर दर्ज है उस पर भी सवाल उठाया है। कहा है कि वो राजनीति से प्रेरित है, इसीलिए वो उनके साथ जांच में सहयोग नहीं करना चाहती। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि ये जितने भी लोग जो कोर्ट में जाते हैं, इस तरह का केस होता है, और खास करके वैसे लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के जो मुद्दा चलता है, चाहे मानहानि का मसला हो या कुछ भी मसला होता है, तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि आप किसी भी चीज़ को पॉलिटिकल बता दें। जैसे ही आप किसी चीज़ को पॉलिटिकल आप बता देंगे तो मालूम चलेगा कि जज साहब को भी लगता है कि भाई चलो भाई ये पॉलिटिकल मसला है, इसमें फिर कानून की जो वक्र दृष्टि होती है उसको थोड़ा सा जो उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार और रिया चक्रवर्ती की टीम, चूंकि इनके पास दलील नहीं है, चूंकि अभी तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है, चूंकि अब तक इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, चूंकि अब तक इसमें किसी भी शख्स के बयान को बाकायदा रिटन में दर्ज नहीं कराया गया है, इसलिए ये वो उसको कहते थे वो एलिबाई क्रिएट कर रहे हैं कि भाई ये तो पॉलिटिकल मसला है। अच्छा, पॉलिटिकल मसला है तो आपने आदित्य ठाकरे का नाम क्यों डाल दिया इसमें? आप पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं। आपकी चिट्ठी से तो साफ लग रहा है कि पॉलिटिक्स तो आप उल्टा हो रहा है, खुद कर रही है। भाई पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या जरूरत पड़ी हुई थी बिना एविडेंस के, बिना किसी तहकीकात के शिवसेना के लीडर्स जो है उन्होंने शुरू कर दिया बोलना। अगर पॉलिटिकल नहीं है, अगर किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है, तो ये संजय राउत ये सड़क छाप किस्म की भाषा से वो किसने कह दिया कि भाई ये दो शादियां की है? ये कोशिश कोई पहली बार नहीं हुई है, ये लगातार शुरू से ही ये मुंबई पुलिस के लोग, ये सारी गलतियां मुंबई पुलिस जो बता रही है कि वो परिवार वालों की है। परिवार वालों को आना था मुंबई, बांद्रा में आकर के दर्ज कराना था शिकायत, फिर वो करते। परिवार वालों की सारी गलती, इनकी कोई गलती नहीं। यही काम महाराष्ट्र की सरकार कर रही थी, शिवसेना के लीडर्स कर रहे थे, तो उसके बहनों के साथ रिश्ता ठीक नहीं था। और ये तो करमचंद, संजय राउत, वो तो ये भी पूछने लगे थे भाई ये अंकिता लोखंडे के साथ इसका रिश्ता क्यों खराब हुआ, सबके बेडरूम में घुसना है इनको, ये इस तरह के लोग हैं।
कि चूंकि इनको कीचड़ उछालना, ये शुरू से ये प्लान चल रहा था कि इतना ज़्यादा परिवार के ऊपर आप कीचड़ उछालना शुरू कर दो कि ये डर जाए, फिर ये जस्टिस के लिए, न्याय के लिए लड़ाई छोड़ दे। लेकिन इनका पासा जो है वो गलत पड़ गया, वो इसलिए क्योंकि लोग खड़े हो गए। बिल्कुल। अब ये मसला सुशांत के परिवार का नहीं है, ये करोड़ों लोगों का मसला है जो इस केस में बाकायदा इंसाफ चाहते हैं, और वो भी जल्द। लेकिन मनीष जी, मुझे ये समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट से इतनी देरी क्यों हो रही है? ऐसा क्या, कौन सा पेच फंस गया होगा जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला ही नहीं दे पा रहा है? देखिए, ये तो वाकई बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है, और मैं जो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस विलंब की वजह से जो है जो परेशान हैं, उन लोगों में से मैं भी एक हूँ। मैं भी हूँ। और ये जो है ये अक्षम्य है। बिल्कुल। क्योंकि इस मसले को इतना लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जानते हुए कि ये पैसे वाले हैं, इनके पास रसूख है, इनके पास पुलिस है, इनके जेब में पॉलिटिकल पावर है, सारा कुछ इनके पास है, और नए नए खुलासे हो रहे हैं, और मालूम चल रहा है कि जो मुख्य जो गवाह हैं वो गायब हो रहे हैं। किसी के घर पे फ़ोन आ रहा है, किसी के बाहर लोग खड़े हो जा रहे हैं। इस सारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। सब लोग माने इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं। और दूसरी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लोग, उनका जो विश्वास जो है वो अब डगमगाता दिख रहा है, क्योंकि ये जो विलंब हो रहा है, और जज साहब ने तो खुद कहा था कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मतलब कि ये एविडेंसेस जो है वो केस को वीक करने के लिए जो है वो उसमें वो कारगर साबित होता चला जाएगा। तो फिर इतना ज़्यादा विलंब क्यों हो रहा है? इतना ज़्यादा विलंब होने का जो मुझे समझ में आ रहा है कि कारण ये है कि ये जो मसला है, ये मसला सिर्फ सुशांत की केस को लेकर के नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला होता है वो एक एग्जाम्पल की तरह बाद में इस्तेमाल होता है। तो ये कानून का एक बहुत बड़ा एक अलग पचड़ा है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर रही है कि क्या कोई भी घटना किसी भी जगह होती है तो क्या उस घटना के खिलाफ एफआईआर किसी दूसरे राज्य में दर्ज कराया जा सकता है या नहीं। ये बहुत बड़ा टेक्निकल, ये अभी ये सुशांत का केस को आप अलग कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है कानून में। ये कानून के में ये पॉसिबल नहीं है। इवन जिस थाने के तहत हुआ है एफआईआर उसी थाने में होगा। अगर रोड के उस पार हो गया है, सब कुछ इधर है, लेकिन जहाँ पे क्राइम एग्जैक्ट हुआ है उस थाने में ही इसकी एफआईआर जो है वो दर्ज कराई जा सकती है। ये कानून है। लेकिन चूंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसला है, और इसलिए कि अगर वो फिर तो एक नज़ीर बन जाएगा कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो फिर कल मालूम चला कि भाई तमिलनाडु में कहीं कोई मर्डर हुआ है, उसका कोई जम्मू कश्मीर में एफआईआर कर रहा है। तो ये इस तरह के से बचने के लिए इसके लिए रास्ते निकाले जा रहे होंगे, ऐसा मुझे अनुमान है। हम प्रीजज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके साथ एक बात और कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं जिसमें कोर्ट पहले से ही कह देती है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है और ये नज़ीर नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि इस केस में जो हम फैसला सुना रहे हैं, इसके सिचुएशंस, इसके कंडीशंस और जो वस्तु स्थिति है वो अलग है, इसलिए हम इसमें जो फैसला सुनाए जा रहे हैं ये किसी दूसरे फैसले के ऊपर लागू नहीं होगा। अगर कोर्ट इस तरह से इसको ट्रीट करके अगर फैसला जल्द से जल्द सुनाती है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये न्याय तभी वो पूरी तरीके से न्याय हुआ कि जब वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट लेगी उसे देश की जनता भी कहे कि हाँ ये न्याय हुआ है। और ये जिम्मेदारी कोर्ट की है, क्योंकि ये सिस्टम चलता है वो इकबाल पे चलता है, लोगों के भरोसे पे चलता है। और ये जब तक ये भरोसा लोगों का बना रहता है, जब तक उसे जो है लोग समझते हैं कि नहीं यहाँ से न्याय जो है मिलेगा, और इसलिए लोग जो है वो एक टक लगा करके वो देख रहे हैं। बिल्कुल। और वो देख रहे हैं। और लेकिन इसमें जिस तरह की चीज़, जैसे आज जो चिट्ठी आई, जिस तरह से परिवार को जलील किया जा रहा है, जिस तरीके से रिया ने सुशांत की सिस्टर के ऊपर कीचड़ उछाले हैं, ये नहीं होता अगर फैसला सोमवार को आ गया होता। तो ये एक जो है वो
सुप्रीम कोर्ट तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने न्यूएंसेस जानती होगी, किस तरह से उसको क्या करना है वो हम लोगों से बेहतर वो लोग जानते होंगे। लेकिन ये जो सबमिशन मैं जो कर रहा हूँ वो ये इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों का पेशेंस जो है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और लोगों में जो नाराज़गी जो बढ़ रही है वो नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल, और कहा भी जाता है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। राइट। तो यहाँ तो 64 दिन हो चुके हैं, लोगों को लग रहा था कि आज नहीं, कल नहीं, परसों आएगा, और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाए। आपने विस्तार से जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं हम सब की कल या परसों में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दे ताकि जल्द से जल्द न्याय मिले। मैं फिर भी सुप्रीम कोर्ट पे कुछ वो नहीं कहना चाहती, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि वो जल्द से जल्द फैसला सुनाए। विस्तार